दोस्तों, मैं जसविन सर मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स सॉल्यूशन विद जसविन सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र में पाठ 4 पूर्ति, जिसमें दो टॉपिक सीखेंगे, एक पूर्ति का फलन और दूसरा पूर्ति का नियम और कीमत और पूर्ति के मध्य का संबंध। दोस्तों, पूर्ति फलन अर्थात सबसे पहला टॉपिक हमारा पूर्ति फलन है। पूर्ति फलन अर्थात किसी भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले परिबलों की गणितीय प्रस्तुति अर्थात पूर्ति फलन। यदि इस प्रकार से न समझ में आ रहा हो तो हम दूसरे तरीके से भी पूर्ति फलन को परिभाषित कर सकते हैं। किसी वस्तु की पूर्ति को कीमत और अन्य परिबलों के द्वारा जो प्रभावित किया जाता है उसकी गणितीय प्रस्तुति, या यदि उसे समीकरण में प्रस्तुत किया गया हो तो उसे पूर्ति फलन के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, इन शॉर्ट पूर्ति फलन है क्या? तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले दो परिबल, जिसमें वस्तु की कीमत और दूसरा है अन्य परिबल, इन दो परिबलों का यानी कि कीमत और अन्य परिबलों का पूर्ति पर जो असर पड़ता है उनकी गणितीय प्रस्तुति करने वाले समीकरण को पूर्ति फलन के नाम से जाना जाएगा। तो पूर्ति फलन एक समीकरण है जिसमें पूर्ति का संबंध कीमत के साथ और अन्य परिबलों के साथ किस तरह से है एवं पूर्ति पर किस प्रकार से प्रभाव करते हैं अन्य परिबल और वस्तु की कीमत, वो प्रस्तुत किया जाता है पूर्ति फलन में। दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक टॉपिक सीखा था कि जिसमें कीमत का पूर्ति के साथ सीधा संबंध होता है, क्योंकि जब जब अर्थतंत्र में वस्तु की कीमत बढ़ती है तब तब वस्तु की पूर्ति भी बढ़ाई जाती है, और जब जब अर्थतंत्र में वस्तु की कीमत घटती है तब तब वस्तु की पूर्ति भी घटती है। अर्थात वस्तु की कीमत का वस्तु की पूर्ति के साथ सीधा संबंध है। पूर्ति फलन में ना मात्र वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति का ही संबंध बताया गया, बल्कि पूर्ति फलन में वस्तु की कीमत के अतिरिक्त जो प्रभावित करने वाले अन्य परिबल है उनका भी पूर्ति पर क्या असर पड़ता है वो भी समझाया गया है। एक समीकरण के माध्यम से इसे हम समझेंगे। इक्वेशन दिया गया है Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Px, P, Pf, Pe और U ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों, ब्रैकेट में ध्यान से देखोगे तो आपको अलग अलग फैक्टर, अलग अलग परिबल या अलग अलग तत्व दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है Px। इसका मतलब क्या हुआ? Sx का मतलब है x वस्तु का सप्लाई यानी कि x वस्तु की पूर्ति। इसे प्रभावित किया जा रहा है किसके द्वारा? Px के द्वारा यानी कि x वस्तु की कीमत के द्वारा। दूसरा है T का मतलब है टेक्नोलॉजी का लेवल, टेक्नोलॉजी का स्तर। टेक्नोलॉजी भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब जब अर्थतंत्र में टेक्नोलॉजी एडवांस होकर आती है, कुछ नयापन लेकर आती है, तब तब वस्तु का उत्पादन बढ़ता है, एवं जब जब टेक्नोलॉजी पुरानी रहती है तब तब वस्तु का उत्पादन घटता है। यानी कि वस्तु के उत्पादन का प्रमाण यदि घटा बढ़ा तो पूर्ति का प्रमाण भी बढ़ेगा घटेगा। उत्पादन जितना अधिक होगा पूर्ति भी उतनी अधिक होगी, और उत्पादन जितना कम होगा पूर्ति उतनी कम होगी। यानी कि उत्पादन को प्रभावित करने वाला परिबल है टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि हम एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से उत्पादन करेंगे तो वस्तु का प्रमाण ज्यादा निर्माण होगा, और जितना अधिक निर्माण होता है उतना ही हम सप्लाई अधिक से अधिक करेंगे, यानी कि पूर्ति का प्रमाण बढ़ाएंगे। उसकी अपोजिट परिस्थिति में पूर्ति का प्रमाण घटेगा। तो T का मतलब है टेक्नोलॉजी का स्तर, ये भी प्रभावित करती है Sx को यानी कि x वस्तु की पूर्ति को। फिर है Pf का मतलब है फैक्टर ऑफ प्राइस। उत्पादन के साधनों की कीमत भी पूर्ति के प्रमाण को घटाने या बढ़ाने का काम करती है। यदि उत्पादन के साधन घटे, उत्पादन के साधनों की कीमत घटेगी या बढ़ेगी, तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर x वस्तु की पूर्ति पर पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों Pe यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, भविष्य में कीमत संबंधित अंदाजा लगाना। यदि विक्रेताओं को भविष्य के बारे में पहले से अंदाजा लग गया कि भविष्य में उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ने की संभावना है, तो वर्तमान में पूर्ति घटेगी और भविष्य में बढ़ेगी। वही अगर उन्हें ऐसे अंदाजा लगता है कि भविष्य में कीमत घटने वाली है, तो वर्तमान में ही ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करेंगे और भविष्य में पूर्ति का प्रमाण घटाएंगे। तो ये भी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक परिबल है। और लास्ट में है U का मतलब है अदर फैक्टर यानी कि अन्य परिबल। इस अन्य परिबल में राजकीय स्थिरता, वाहन व्यवहार की सुविधा, संदेश व्यवहार की सुविधाएं, सरकारी नीतियां, मालिक और श्रमिक के मध्य का संबंध, ये सभी पॉइंट आते हैं। यदि ये अनुकूल रहे
तो पूर्ति का प्रमाण भी बढ़ेगा, और अगर ये सारे तत्व प्रतिकूल हो जाते हैं तो पूर्ति का प्रमाण भी घटेगा। तो इस तरह से दोस्तों समीकरण जो दिया गया है Sx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, फंक्शन का मतलब है फलन सूचक संख्या चिन्ह, फंक्शन ऑफ Px यानी कि x वस्तु की कीमत, T यानी कि टेक्नोलॉजी का स्तर, Pf यानी कि फैक्टर ऑफ प्राइसेस यानी कि उत्पादन के साधनों को मिलने वाला मुआवजा या साधनों की कीमत, Pe का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइसेस आने वाले समय में यानी कि भविष्य में कीमत का अंदाजा लग जाना, और U का मतलब है अदर फैक्टर यानी कि अन्य परिबल। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पूर्ति फलन में ये सभी परिबलों का सीधा संबंध है Sx के साथ यानी कि x वस्तु की पूर्ति के साथ, और ये संबंध प्रस्तुत करने वाला ये जो चिन्ह है फंक्शन, ये अर्थात पूर्ति फलन। तो दोस्तों यह हमारा पहला टॉपिक पूरा हुआ, पूर्ति फलन। अब हम बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक पर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूर्ति का नियम। जिस तरह से दोस्तों हमने मांग के नियम को सीखा था लेसन नंबर 3 में, उसी तरह से हमें पूर्ति का नियम भी सीखना है। पूर्ति का नियम एकदम सरल है। पूर्ति का नियम बस इतना ही हमें बताता है कि जब अन्य परिबल स्थिर हो और वस्तु की कीमत बढ़े या वस्तु की कीमत घटे तो पूर्ति भी बढ़ेगी या पूर्ति भी घटेगी। अर्थात वस्तु की कीमत के साथ पूर्ति का धन संबंध, सीधा संबंध, धन संबंध का मतलब है पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी कि प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई इंक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब घटना और इंक्रीज का मतलब बढ़ना। तो दोस्तों नियम एकदम सरल है। यदि अन्य परिबल स्थिर हो, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहे, तो यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति में विस्तार होगा, विस्तार का मतलब बढ़ना, और यदि वस्तु की कीमत घटती है तो पूर्ति में संकुचन होगा। संकुचन होना मतलब कम होना, विस्तार का मतलब बढ़ना, संकुचन का मतलब घटना यानी कि कम होना। यही है आसान सा पूर्ति का नियम। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि किसी भी नियम की सत्यता जांचने के लिए हमें अलग अलग तरीकों से जांची जाती है या जांचना पड़ता है। तो सबसे पहला जो है वो है भाषा के द्वारा वर्णनात्मक स्वरूप में, जो अभी हमने बोलकर पूर्ति के नियमों को एक्सप्लेन किया। अन्य परिबल स्थिर हो, कीमत बढ़े तो पूर्ति में विस्तार होगा, और कीमत घटी तो पूर्ति में संकुचन होगा, ये बोलकर समझाया गया। सेकेंड वाला तरीका होता है इसका अनुसूची के द्वारा यानी कि आंकड़ों के द्वारा, जो आप पहले लेसन में सीख चुके हो। और थर्ड वाला जो होता है वो आकृति के द्वारा स्पष्टीकरण करके। तो दोस्तों चलिए नियम को कंप्लीटली समझ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में 5 नंबर या अथवा 3 नंबर का सवाल आता है, और इसलिए इसमें हमें लिखना क्या क्या है वो मैंने यहाँ मुद्दों के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हमें नियम की लिखनी है धारणा। धारणा पूरी होने के बाद हम लिखेंगे नियम। नियम पूरा होने के बाद उसकी बनाएंगे अनुसूची, उसके बाद उसकी बनेगी डायग्राम, और डायग्राम बनने के बाद डायग्राम का हम समझ देंगे यानी कि जानकारी देंगे, स्पष्टीकरण करेंगे या अर्थघटन करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पूर्ति के नियम की धारणाएं। किसी भी नियम की सत्यता तभी साबित हो सकती है जब वो निश्चित परिस्थिति के अधीन हो। मांग का नियम भी सेम वैसा ही था और पूर्ति का नियम भी सेम वैसा ही है, क्योंकि पूर्ति को प्रभावित करने वाला एक परिबल नहीं है बल्कि 2 परिबल है। एक है वस्तु की कीमत और दूसरा है कीमत के अलावा अन्य परिबल। अब जब नियम ही साफ तरीके से बता रहा है कि कीमत के साथ पूर्ति का संबंध बताना है, तो कीमत के अलावा पूर्ति को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों को हमें स्थिर करना होगा। तो स्थिर करेंगे हम लोग सबसे पहले धारणाओं में। अलग अलग 4 धारणाएं हैं। सबसे पहली धारणा है उत्पादन के साधनों की कीमत स्थिर रहती है, यानी कि उत्पादन के साधनों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह सबसे पहली धारणा। धारणा नंबर 2, उत्पादन पद्धति में भी कोई बदलाव नहीं आता, यानी कि उत्पादन पद्धति में बदलाव आया तो टेक्नोलॉजी बदल रही होगी। अब उत्पादन पद्धति में कोई बदलाव नहीं है, इसका मतलब टेक्नोलॉजी का स्तर जैसा था वैसा ही है, टेक्नोलॉजी में कोई नयापन नहीं आ रहा है। ये दूसरी धारणा। तीसरी धारणा, वस्तु की कीमत संबंधित अटकलें जो भविष्य में अंदाजा लगाते हैं वस्तु की कीमत के बारे में, वो नहीं लगाया जा सकता, यानी कि वो भी स्थिर है। और चौथा, अन्य परिबल जिसमें वाहन व्यवहार की सुविधा, राजकीय स्थिरता, आर्थिक नीतियां, व्यापारी नीतियां, मालिक और श्रमिकों के मध्य का अच्छा संबंध, पीढ़ियों की संख्या, ये सभी कुछ स्थिर है। जब ये 4 धारणाएं स्थिर हो जाएगी तो इन शॉर्ट हम यही कहेंगे ये चारों 4 धारणाएं अन्य परिबलों में आने वाले मुद्दे थे। तो एक लाइन में अगर हमें कहना है तो हम कह सकते हैं अन्य परिबलों को स्थिर करना है।
अन्य परिबलों में ये 4 पॉइंट सप्लाई फंक्शन में भी देखा, उत्पादन के साधन की कीमत, टेक्नोलॉजी का स्तर, भविष्य की कीमत संबंधित अटकलें और अन्य परिबल। इन चारों धारणाओं को स्थिर करेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो वर्क करेगा और वो सही साबित होगा कीमत के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अगर हमारी धारणा कंप्लीट हो गई हो तो दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं नियम। नियम इसका एकदम सरल है। यदि अन्य परिबल स्थिर रहे और वस्तु की कीमत बढ़े तो पूर्ति में विस्तार होगा और यदि वस्तु की कीमत घटे तो पूर्ति में संकुचन होगा। यदि ऐसे समझने में आपको समस्या आ रही हो तो बस इतना याद रखिए, अन्य परिबल स्थिर हो, कीमत बढ़े तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत घटे तो पूर्ति भी घटेगी। यही है दोस्तों पूर्ति का नियम। उसके बाद में इस नियम की वास्तविकता को जांचने के लिए हमें देखना पड़ेगा पूर्ति की अनुसूची। अनुसूची यानी कि तालिका। आप किसी भी वस्तु की तालिका यहाँ पर बना सकते हो। बस हमें यहाँ पर एक साइड में लेना है वस्तु की कीमत और दूसरे साइड में लेना है हमें वस्तु की पूर्ति। वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के मध्य सीधा संबंध है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत घटी तो पूर्ति भी घटेगी। तो हम बढ़ाते हुए चलते हैं। एक तालिका आपके डिस्प्ले पर हाईलाइट कर रही होगी, उसमें किसी वस्तु का एग्जाम्पल दिया गया है और उस वस्तु के एग्जाम्पल्स के द्वारा आप तालिका में देख पा रहे हो कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं यानी कि बढ़ती जा रही है, विक्रेताओं को मिलने वाला लाभ का प्रमाण भी बढ़ रहा है, जिसके कारण विक्रेता अधिक से अधिक वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए तैयार है, यानी कि इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शा रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा वस्तु की कीमत बढ़ेगी उतनी ही वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। तालिका स्पष्ट रूप से आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रही है, हाईलाइट हो रही है, आप उसे देख सकते हो। तालिका होने के बाद दोस्तों तालिका के आधार पर ही हमें आकृति बनानी है। आकृति सबसे पहले हमें दो अक्ष खींचने होंगे। एक अक्ष जो होगा वो OX अक्ष होगा जिसपे हमें मेजर करना है पूर्ति, और OY अक्ष जो है उसमें हमें मेजर करना है कीमत। कीमत और पूर्ति का संबंध हम आकृति के द्वारा देखेंगे। एक फिर से छोटी सी डायग्राम आपके डिस्प्ले पर हाईलाइट कर रही है, जो डायग्राम दर्शा रही है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पूर्ति की रेखा भी ऊपर की तरफ गति कर रही है, यानी कि पूर्ति का प्रमाण भी बढ़ रहा है। वैकल्पिक बिंदु ABC के द्वारा भी आप वहां देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे कीमत का प्रमाण बढ़ेगा वैसे वैसे पूर्ति का प्रमाण भी बढ़ेगा और जैसे जैसे कीमत का प्रमाण घटेगा पूर्ति का प्रमाण भी घटता है। तो आकृति अपने आप में ही स्वयं स्पष्ट हो जाती है दोस्तों। जो रिलेशन हमने पहले में यानी कि नियम में देखा कीमत के साथ पूर्ति का सीधा संबंध, वही आप आंकड़ों में यानी कि अनुसूची में भी देख पा रहे हो। अनुसूची में जो संबंध हमने देखा, अनुसूची में कीमत बढ़ रही थी तो पूर्ति भी बढ़ रही थी, वही की वही आकृति के द्वारा हमने स्पष्ट किया। और लास्ट में इसका पांचवा मुद्दा जो है वो है स्पष्टीकरण, यानी कि समझ, नियम की जानकारी या समझ देना। अर्थशास्त्र में पूर्ति के नियम की समझ या स्पष्टीकरण करते हुए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अर्थतंत्र में वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी, व्यापारियों को या विक्रेताओं को या उत्पादक को मिलने वाला मुनाफा भी बढ़ता जाएगा, जिसके कारण विक्रेता या उत्पादक अधिक से अधिक वस्तुओं की सप्लाई करते हैं यानी कि पूर्ति करते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ते ही व्यापारी को मिलने वाला मुनाफा बढ़ा, इसलिए पूर्ति का प्रमाण बढ़ा। इसके अपोजिट परिस्थिति में जब कीमत घट जाएगी तो लाभ भी घट जाएगा और लाभ घट गया तो विक्रेताओं के द्वारा पूर्ति का प्रमाण भी घटाया जाएगा। पूर्ति रेखा SS से नोट की जाती है। SS का मतलब है सप्लाई, सप्लाई माने पूर्ति। SS के द्वारा पूर्ति रेखा दर्शाई गई है, आकृति में आप देख सकते हो। और SS रेखा नीचे से ऊपर की तरफ, बाईं ओर से दाहिनी तरफ ही जाएगी, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ गति करते हुए जा रही है। नीचे से ऊपर की तरफ गति करते हुए गई, इसलिए वो बढ़ रही है ऐसा कहेंगे। और यदि वो बढ़ रही है तो बढ़ना मतलब मैथमेटिकली धन प्लस पॉजिटिव, और इसीलिए पूर्ति रेखा का ढाल धनात्मक ढाल है ऐसा कहा जाएगा। तो ये दोस्तों पूर्ति के नियम की स्पष्टीकरण। और इस तरह से ऐसे 5 मुद्दों के आधार पर हमें नियम को कंप्लीट करना होता है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। नियम में सबसे पहले हमें क्या लिखनी है? धारणाएं। दूसरा हमें नियम, तीसरा अनुसूची मतलब तालिका, चौथा आकृति और पांचवा स्पष्टीकरण। अब एक छोटे से टॉपिक की ओर और बढ़ते हैं आगे। हमारा छोटा सा टॉपिक वो जो है वो आकृति के आधार पर ही पूछा गया है। जैसे कि आकृति में आप देख पा रहे हो पूर्ति के नियम में
कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती गई वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती गई, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती गई वैसे वैसे पूर्ति का प्रमाण भी घटता गया। सवाल यही क्रिएट होता है कि क्यों कीमत और पूर्ति के मध्य सीधा संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन क्यों है? तो इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है महत्तम लाभ का उद्देश्य। किसी भी विक्रेता या किसी भी उत्पादक का उद्देश्य होता है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करना, और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ये कोई उत्पादक या विक्रेता कार्य कर रहा है, और जब अर्थतंत्र में वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसका ये उद्देश्य पूरा हो जाता है, क्योंकि कीमत बढ़ते ही उसकी लाभ प्राप्त करने की जो इच्छा थी या जो उसका लक्ष्य था वो उसे पूरा होता है, ऐसा नजर आता है। जिसके कारण जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ी वो अधिक से अधिक वस्तुओं का सप्लाई करने की इच्छा शक्ति और तैयारी दर्शाएगा। इसीलिए कीमत बढ़ने के साथ पूर्ति भी बढ़ती है और कीमत घटने के साथ पूर्ति भी घटती है। ये पहला संबंध कीमत और पूर्ति के मध्य सीधा संबंध का पहला जवाब। और दूसरा जवाब, यदि महत्तम लाभ मिलता गया, मानो कि एक्स वस्तु की कीमत मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो अब होगा क्या? माना कि अभी तक एक्स वस्तु का विक्रय करने वाले लोग जो थे वो 15 लोग थे। 15 लोग मार्केट में अपनी शॉप लेकर अपने दुकान पर एक्स वस्तु का विक्रय कर रहे थे। सबको मुनाफा एकदम ज्यादा मिल रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि उनके मुनाफे की ओर आकर्षित होकर नई नई व्यवसायिक विक्रेता या नए नए उत्पादक बाजार में प्रवेश करें। आपने देखा ही होगा, जब 15 साल पहले मोबाइल का क्रेज नया क्रेज शुरू हुआ था, उस समय दुकानें बहुत कम थी। लेकिन आज के समय में हर दुकान, हर गली में, सूरत शहर में देखोगे तो हर गली में आपको कहीं ना कहीं मोबाइल की दुकान दिखेगी, छोटी सी क्यों ना हो या बड़ी सी क्यों ना हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब गिनी चुनी दुकानें थी उस समय उनको मिलने वाला प्रॉफिट बहुत ज्यादा था, इसलिए उनको मिलने वाले प्रॉफिट की ओर आकर्षित होकर लोगों ने भी वो व्यवसाय शुरू कर दिया, मोबाइल की शॉप खोलना शुरू किया, जिसके कारण जितनी मोबाइल की दुकानें होगी उतनी सप्लाई का प्रमाण बढ़ेगा। 15 दुकानों ने मिलकर, माना कि एक दुकान 100 मोबाइल बेचने की तैयारी रखता था, तो 15 दुकानों में मात्र 1500 मोबाइल ही बेचने की तैयारी यानी कि पूर्ति होगी। लेकिन अब 15 की जगह 150 दुकानें खुली है, तो 150 दुकानों का कैलकुलेशन करके देखिए, पूर्ति का प्रमाण पहले कम था, अब ज्यादा है, ऐसा ही नजर आएगा। तो ये दो संबंध है दोस्तों। सबसे पहला, कीमत और पूर्ति के मध्य सीधा संबंध इसलिए है क्योंकि व्यापारी का उद्देश्य होता है महत्तम लाभ कमाना। कीमत बढ़ी तो लाभ ज्यादा मिलता है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करता है। और दूसरा संबंध, जब ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है तो उसके लाभ की ओर देखकर दूसरे लोग भी वो दुकान खोलते हैं, जिसके कारण भी पूर्ति का प्रमाण